Dear student, welcome once again to this YouTube channel। तो कल हमने पढ़ा था दूसरे नंबर के नियम के बारे में अपन बात कर रहे थे। मैंने ये बता दिया था, एक बार जल्दी जल्दी रिपीट करते हैं। पहला नियम बता दिया था, ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट यानी कर्म को कर्ता बनाते। और दूसरे नियम पर अपन बात कर रहे थे। दूसरे नंबर के नियम में मैंने ये बताया था कि अगले वाले टेंस के हेल्पिंग वर्ब लेते हैं और यदि वाक्य कंटिन्यूअस में है तो उसी टेंस के हेल्पिंग वर्ब प्लस बीइंग जोड़ देते हैं। इस पर अपन बात कर रहे थे। और जो स्टूडेंट टेंस को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं, पहचान नहीं पाते हैं कि कौन से टेंस में है या अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब कौन सी होगी, उनके लिए मैंने बताया ही था आपको। कल मैंने बताया था कि यदि किसी सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दे रखी हो, केवल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी हो या मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसी एस लगी हुई हो या डू या डस प्लस फर्स्ट फॉर्म दे रखी हो, तो वैसे वॉइस बनाते समय हेल्पिंग वर्ब के रूप में अपन इजेमार को काम में लेते हैं। इसके साथ दूसरा बताया था, यदि इजेमार प्लस एमबी फर्स्ट में आईएनजी दे रखी हो तो वैसे वॉइस बनाते समय इज एम आर हेल्पिंग वर्ब तो वही रहेंगी, प्लस साथ में क्या जोड़ देंगे, बीइंग जोड़ देंगे। तीसरा नियम मैंने बताया था, यदि हैज है प्लस एमबी थर्ड दे रखी हो तो पैसिव वॉइस बनाते समय हैज बीन हैव बीन प्लस एमबी थर्ड का यूज करते हैं। एमबी थर्ड तो आनी है खैर पैसिव वॉइस में। चौथा नियम मैंने बताया था, यदि किसी सेंटेंस में एमबी की सेकंड फॉर्म दे रखी है या डेड प्लस फर्स्ट फॉर्म दे रखी है तो उस कंडीशन में हम पैसिव वॉइस में वाज वर्ब प्लस वाज वर्ब का यूज करते हैं। एमबी थर्ड तो आएगी। या फिर वाज वर्ब प्लस एमबी फर्स्ट में आईएनजी दे रखी है तो वाज वर्ब प्लस बीइंग हो जाएगी पैसिव वॉइस में। और यदि हेड प्लस एमबी थर्ड दे रखी है तो उसमें हेड बीन हो जाएगी। एमबी थर्ड की तो बार बार कहने की आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि पैसिव वॉइस में एमबी थर्ड ही आती है। इसके बाद फिर मैंने बताया था मॉडल ऑक्सिलरी इसके फ्यूचर के बारे में, यदि विल सेल प्लस एमबी फर्स्ट दे रखी हो तो विल बी या सेल बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। तो इस तरीके से कल हमने 7 नियम इसके पढ़े थे। अब अगला नियम है, यदि अब विल बी सेल बी कभी आएगी नहीं क्योंकि विल बी जो सेल बी है वो फ्यूचर कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है। फिलहाल ये मानेंगे तो जैसे फ्यूचर कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है यानी फ्यूचर कंटिन्यूअस की पैसिव वॉइस बनती ही नहीं है। कल मैंने बता दिया था आपको किसी भी परफेक्ट कंटिन्यूअस की नहीं बनेगी। इसका मतलब 3 तो परफेक्ट कंटिन्यूअस निकल गए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। और एक फ्यूचर कंटिन्यूअस की भी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। इस तरीके से हमारे 4 टेंस तो निकल गए, तो 8 टेंसों की जो है पैसिव वॉइस बनेगी। और टेंसों में 8वां टेंस ही चल रहा है। तो यदि किसी सेंटेंस में विल हैव या सेल है प्लस एमबी थर्ड दे रखी है, विल हैव या सेल है प्लस एमबी थर्ड दे रखी है तो पैसिव वॉइस में विल हैव बीन या सेल हैव बीन का यूज किया जाएगा। केवल दूसरे नंबर का नियम बता रहा हूं। तो यदि विल हैव या सेल है प्लस थर्ड दे रखी है तो पैसिव वॉइस में विल हैव बीन या सेल हैव बीन का यूज किया जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए देखेंगे, they will have learned the lesson। तो पहला नियम कहता है हमारा ऑब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, द लेसन। तो द लेसन को क्या बनाएंगे अपन, सब्जेक्ट, द लेसन। इसके बाद नियम कहता है हमारा, यदि विल हैव या सेल हैव प्लस थर्ड दे रखी हो तो विल हैव और क्या दे रखी है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट हो गया तो विल हैव बीन या सेल हैव बीन के यूज करेंगे। तो यहाँ पर द लेसन के हिसाब से और फ्यूचर का नियम ये होता है, आई और वी के साथ सेल और अन्य सभी कर्ताओं के साथ में विल का यूज होता है। जैसे फ्यूचर इंडेफिनिट में यदि विल सेल है तो आई वी के साथ विल सेल हो जाएगा, अन्य कर्ताओं के साथ विल हो जाएगा।
कंटिन्यूअस है तो विल बी शैल बी होती है, आई बी के साथ शैल बी और अन्य के साथ में विल बी, इस तरीके से। तो यहाँ लेसन के हिसाब से क्या हो जाएगा, विल हैव बीन, लेसन विल हैव बीन लर्न्ड, एमबी थर्ड हो गई। तीसरा नियम कहता है, ये दूसरा नंबर का नियम कंप्लीट। तीसरा नियम तो फिक्स है, वो एमबी थर्ड आती है। चौथा नियम कहता है बाई लगाओ और कर्ता को क्या बना दो, कर्म बना दो, और कर्ता क्या बना देते हैं, कर्म बना देते हैं। तो इसी तरीके से अब वही नियम लागू हो रहा है जो मैंने एक लाइन में बताया था कि अगले वाले टेंस के हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। तो ये फ्यूचर परफेक्ट का है, और फ्यूचर परफेक्ट से अगला कौन सा होता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब है, विल हैव बीन और शैल हैव बीन, इस तरीके से हो जाएगा। तो ये तो हुए हमारी टेंसों की बात, यानी टेंसों के संबंध में कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। अब मैंने बताया था केवल 8 टेंस ऐसे हैं जिनकी पैसिव वॉइस बनती है। कौन कौन से, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, और फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट। इस तरीके से 8 हो गए। तो अपन दूसरे नंबर पर केवल फिलहाल बात करें। अच्छा, इसके बाद अगला जो नियम कहता है वो हमारा कहता है कि यदि कोई मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब दे रखी है, क्या दे रखी है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब दे रखी है तो उसका पैसिव वॉइस बनाते समय, यानी मॉडल प्लस एमबी फर्स्ट दे रखी है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, तो पैसिव वॉइस बनाते समय मॉडल प्लस बी, और तीसरा नियम तो वो है ही फिक्स, यानी एमबी की थर्ड का यूज करते हैं। जैसे उदाहरण से समझेंगे, मोहित कैन डू दिस डिफिकल्ट टास्क। तो हमारा पहला नियम कहता है ऑब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, दिस डिफिकल्ट टास्क, तो इसको सब्जेक्ट बनाएंगे दिस। डिफिकल्ट टास्क। इसके बाद मैंने बताया था आपको अगले वाले टेंस की हेल्पिंग वर्ब, यानी कि अब मैंने मॉडल के बारे में बता दिया है। हालांकि मॉडल की भी फॉर्म वही होती है, ये सिंपल फॉर्म है, इसके बाद कंटिन्यूअस फॉर्म है, उसके बाद परफेक्ट फॉर्म और परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म, ये फॉर्म आती है। लेकिन फिलहाल तो आप ये समझो केवल मॉडल के साथ क्या जोड़ना है, बी। तो यहाँ के लिखेंगे अपन क्या, कैन और बी। तो दिस डिफिकल्ट टास्क कैन बी। तीसरा नियम तो फिक्स है, एम बी की क्या लगा दो, थर्ड फॉर्म, डू की थर्ड हो जाएगी डन। चौथा नियम कहता है बाई लगाओ, और बाई लगाकर कर्ता को क्या बना दो, कर्म बना दो। ये मॉडल के साथ में हो जाएगा। तो इस तरीके से ये जो दूसरे नंबर का नियम है वो हमने यहाँ पर क्लियर किया है। तो इसमें आपको केवल 9 नियम पढ़ने हैं, एक बार पुनः रिवाइज कराएंगे, ध्यान देना है, कॉपी में नोट करना है। पहली बात, अगर टेंस नॉलेज है, सेंटेंस को पहचान रहे, अगली टेंस की हेल्पिंग वर्ब, सभी टेंसेस की हेल्पिंग वर्ब मालूम है, तब तो कोई दिक्कत नहीं, तब तो सीधा सा है। अगले वाले टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगा दो, और यदि वाक्य कंटिन्यूअस का है तो उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब प्लस बीइंग जोड़ दो। अगर नहीं आता है तो यदि किसी सेंटेंस में, दोबारा रिवाइज करा रहा हूं, ये दूसरे नंबर का नियम याद करने वाला है और कोई खास बात नहीं है इसमें। यदि किसी सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दे रखी है, केवल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, या मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एसीएस दे रखी है, या डू या डस प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, इस कंडीशन में पैसिव वॉइस बनाते समय एज एम आर का यूज होगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में। बार बार इस बात को नहीं बताऊंगा कि एम थर्ड आएगी, वो तो आनी है। दूसरा नियम मैंने बताया था, यदि किसी सेंटेंस में इज एम आर प्लस एम बी फर्स्ट में आईएनजी दे रखी है तो पैसिव वॉइस बनाते समय इज एम आर ही रहेंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट के अनुसार जो ऑब्जेक्ट हमने सब्जेक्ट बनाया है। इज एम आर प्लस एम बी फर्स्ट में आईएनजी दे रखी है तो इज एम आर ही रहेंगे, साथ में क्या जोड़ देंगे, बीइंग जोड़ देंगे। तीसरा नियम मैंने बताया था,
यदि किसी सेंटेंस में हैज या है प्लस एम बी थर्ड भी रखी है तो पैसिव वॉइस बनाते समय हैज बीन प्लस एम बी थर्ड का यूज हो जाएगा। चौथा नियम बताया था, यदि किसी सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं हो, केवल मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी हो या डेड प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी हो, तो उस कंडीशन में पैसिव वॉइस बनाते समय जो यूज होगा वो वाज या वर्ब प्लस मेन वर्ब की बीइंग प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज। इसके बाद अगला जो नियम बताया था, यदि हेड प्लस एम बी थर्ड दे रखी हो तो हेड बीइंग प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। फिर नियम बताया था अगला, यदि किसी सेंटेंस में विल या सेल प्लस एम बी फर्स्ट दे रखी हो तो पैसिव वॉइस में विल बी या सेल बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हो जाएगा। इसी तरीके से विल हैव या सेल हैव प्लस एम बी थर्ड दे रखी हो तो विल हैव बीन या सेल हैव बीन का यूज हो जाएगा। एम बी थर्ड तो हमेशा आती है। एक ये रहा, यदि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब दे रखी है, मॉडल जानते हो 13 प्रकार के मॉडल होते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, वुड, शुड, मस्ट, ऑट, टू, नीड, नॉट, डियर, यूज्ड टू इत्यादि। तो अगर कोई मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब दे रखी है तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ में एम बी फर्स्ट दे रखी है तो मॉडल के साथ में क्या जुड़ जाएगा, बी जुड़ जाएगा। केवल क्या जुड़ जाएगा, बी जुड़ जाएगा, और एम बी थर्ड तो आनी। इस तरीके से ये हमने दूसरे नंबर का जो नियम है वो आपको क्लियर किया है। अच्छा, अब जो मैं बात बताने वाला हूँ तीसरे नंबर का नियम अपन बात कर रहे हैं। तो तीसरे नंबर के नियम तो फिक्स है, उसमें तो मेन वर्ब की क्या आती है, केवल थर्ड फॉर्म यूज होती है। कौन सी फॉर्म यूज होती है, थर्ड फॉर्म। चौथे नंबर का जो नियम मैंने बताया था, चौथा नियम जो मैंने बताया था, तीसरे में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी ही आनी है पैसिव वॉइस में। चौथा नियम मैंने लगाया था, बाई लगाकर कर्ता को कर्म बनाते हैं, लेकिन हालांकि अब कई बार लोग कहते हैं साहब आई को नहीं लिखते, फला नहीं लिखते। ये जो कंडीशन में अभी आपको बताने वाला हूँ ये मॉडर्न ग्रामर में यूज हुई है। जो ट्रेडिशनल ग्रामर थी उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था, सबको लिखा जाता था। तो देखिए बस बताऊंगा, नोट, आई वी यू और कोई भी अननेसेसरी सब्जेक्ट, जैसे कि someone, anyone, somebody, etc. साथ में पुलिस, आर्मी, प्यूपिल आदि, इनको ऐसे जो है ये अननेसेसरी सब्जेक्ट, इनको हम पैसिव वॉइस में कर्म के रूप में नहीं लिखते हैं। यानी ये सब्जेक्ट यदि एक्टिव वॉइस में दे रखे हैं तो इनको पैसिव वॉइस में लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, इनको अननेसेसरी सब्जेक्ट जो है माना जाता है। यानी इनको पैसिव वॉइस में बाई लगाकर कर्म लिखने के रूप में कहीं कोई आवश्यकता नहीं होती है। ये जो IVU है इसका ये एक जो सिद्धांत जो मॉडर्न ग्रामर यानी जैसे टॉमसन एंड मार्टिनेट है, एक और कई सारे विद्वान जिन्होंने इस बात को माना है, उन्होंने ये माना है कि भाई आई और वी, हम या मैं और यू तुम, ये आमने सामने होते हैं तो इनको बताने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए इनको पैसिव वॉइस में कर्म के रूप में नहीं लिखते। और ये जो है वो अननेसेसरी होते हैं, इनके बारे में कोई नॉलेज नहीं होती है, अननोन होते हैं, इसलिए इनको भी कहीं लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ये सिद्धांत उन्होंने दिया था। हालांकि ये तो क्या पहले भी यूज नहीं होते थे, लेकिन इनका यूज तो होता था, ट्रेडिशनल ग्रामर में होता था, लेकिन मॉडर्न ग्रामर के अनुसार इनको जो है वो खत्म कर दिया गया है। जहां आवश्यकता नहीं हो वहां नहीं लगाते हैं। और ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये बहुत ज्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है। ये मतलब दो तरह की इंग्लिश होती है, एक तो रिटेन होती है और एक जो बोलने वाली जैसे अपन बोलते हैं कि वो होती है, तो उसमें इसको यूज ज्यादा किया जाता है
रिटर्न में भी इसको जो है ना लिखा जाता है रिटर्न में कई बार। लेकिन जो मॉडर्न ग्रामर जो ग्रामरियन ने दी है उसके अनुसार जो है इनको नहीं लिखा जाता है। आपको तो ज़्यादा सोचने विचारने की आवश्यकता नहीं है, आप अपने लेवल पर देखेंगे तो आप तो केवल इतना समझेंगे कि इनको जो है पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं लिखते। आप तो केवल इतना समझो, ज़्यादा दिमाग लगाने की कहीं आवश्यकता ही नहीं है, वो आगे का स्तर होता है। तो इन जो ये ऐसे सब्जेक्ट हैं इनको ऑब्जेक्ट में पैसिव वॉइस में बाई लगाकर ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं लिखते हैं। चौथे नंबर के नियम पर अपन बात कर रहे हैं। उसके बाद फिर मैंने बताया था इसमें कि बाई लगाकर कर्ता को कर्म बनाते हैं। चलो पहले इसके बारे में उदाहरण देकर के बताते हैं। जैसे someone has broken my chair। तो पहला नियम हमारा कहता है ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे माई चेयर, सब्जेक्ट बन जाएगा माई चेयर। इसके बाद नियम कहता है कौन से नंबर के नियम लागू होगा यहाँ पर, जो दूसरे में बताया था तीसरे नंबर का नियम वो लागू होगा। हैज प्लस एम बी थर्ड दे रखी है, क्या दे रखी है हैज प्लस एम बी थर्ड। तो क्या लग जाएगी यहाँ पे हैज बीन प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो पहला नियम हुआ कर्म को कर्ता बना दिया, ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट, अगले वाले टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगा दो। प्रेजेंट परफेक्ट का है तो प्रेजेंट परफेक्ट से अगले जो टेंस होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है और उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज बीन या हैव बीन। अब चूंकि करता है माई चेयर है, एक वचन है, सिंगुलर नाउन है, इसलिए क्या लगा दी हैज बीन, क्या लगा दी हैज बीन और एम बी थर्ड। चौथे नंबर का नियम कहता है हमारा बाय लगाओ और कर्ता को क्या बनाओ कर्म। लेकिन मैंने बताया था समवन, एनीवन, somebody, anybody, nobody, pupil, पुलिस, आर्मी, प्राउड इत्यादि जो है ना इनको अपन पैसिव वॉइस में कर्म के रूप में नहीं लिखते हैं। तो सीधा से क्या बन गया माई चेयर हैज बीन ब्रोकन, इस तरीके से हो जाएगा। तो इनको कहीं जो है ना वो पैसिव वॉइस में कर्म के रूप में लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अब हालांकि आई वी यू है, अब मैंने आई को कई बार आपको जब शुरू कराया था तो आई को ऑब्जेक्ट के रूप में लिखा था। क्यों लिखा था और उस समय मैंने ये भी कहा था कि कोई ज्यादा आवश्यकता नहीं है, लिखो तो और नहीं लिखो तो। क्यों? क्योंकि ये ट्रेडिशनल ग्रामर जो थी, पहले समय की ग्रामर जो थी उसमें ये चला करते थे, लेकिन जो मॉडर्न ग्रामर है उसके अंतर्गत इनको खत्म कर दिया गया है। तो इस तरीके से ये हुआ। अब अपन बात कर रहे थे इसी में दूसरा देखा, मैंने बताया था कि बाई लगाकर कर्ता को कर्म बनाते हैं। लेकिन शुरुआत के ही दिन मैंने ये बात भी बताई थी आपको कि हमेशा ही बाई जो है प्रपोजिशन का यूज नहीं होता है। ये नहीं है कि सब फिक्स है कि बाई का ही यूज होगा, लेकिन ज्यादातर केसेस में बाई का यूज होता है। लेकिन कुछ वर्ब्स ऐसी हैं जो अपने साथ में अन्य ऑब्जेक्ट भी लेती हैं, जैसे कि सरप्राइज, एस्टोनिश्ड, अलार्म, सरप्राइज, एस्टोनिश्ड, अलार्म आदि। ये वर्ब पैसिव वॉइस में बाई के स्थान पर एट प्रीपोजिशन लेती है। यानी ये जो वर्ब है
सरप्राइज है, एस्टोनिस्ट है, अलार्म है, ये जो वर्ब है ये पैसिव वॉइस में बाई प्रपोजिशन ना लेकर के अन्य प्रपोजिशन लेते हैं। यानी अन्य क्या, यानी ये लेती है कौन सा प्रपोजिशन लेती है, एट प्रपोजिशन लेती है, इनके साथ में एट फिक्स। जैसे कि उदाहरण के लिए देखेंगे, दे सरप्राइज्ड मी। तो अब पहला नियम हमारा क्या कहता है, पहला नियम कहता है ऑब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट, कर्म को क्या बना दो, कर्ता। यहाँ पे कर्म क्या है, मी का कर्ता हो जाएगा आई। अब जो दूसरे नंबर का नियम है, वो दूसरे नंबर का नियम हमारा क्या कहता है कि अगले वाले टेंस की हेल्पिंग वर्ब का यूज करो। तो यहां पर देखेंगे इस सेंटेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं दे रखी है। क्या नहीं दे रखी है, कोई भी हेल्पिंग वर्ब इसके अंतर्गत नहीं दे रखी है। जब कोई हेल्पिंग वर्ब इसमें नहीं दे रखी है तो इसका मतलब सीधा सा है, या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का साधारण वाक्य है या वो पास्ट इंडेफिनिट का है। अब पता लग गया कि किसका प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती, पास्ट इंडेफिनिट का तो मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आ रही है, सेकंड फॉर्म। तो जो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट का है। तो हमें ये पता होना चाहिए पास्ट इंडेफिनिट से अगला जो टेंस होता है वो पास्ट कंटिन्यूअस होता है, और पास्ट कंटिन्यूअस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो वाज और वर्ब होती है। तो यहाँ आई के साथ कौन सी वर्ब का यूज होगा, इसके बाद तीसरा नियम हमारा कहता है मेन वर्ब की क्या लगा दो, थर्ड फॉर्म। तो आई वाज सरप्राइज्ड, आई वाज सरप्राइज्ड। फिर इसके बाद क्या करेंगे, अब चौथा जो नियम हमारा कह रहा था वो बाई लगाओ, और बाई लगा कर कर्ता को क्या बना दो, कर्म बना दो। लेकिन मैंने आपको बताया था कि सरप्राइज, एस्टोनिश्ड, अलार्म, ये जो वर्ब है ये पैसिव वॉइस में जो है ना सब्जेक्ट के साथ में क्या नहीं लेंगी, ऑब्जेक्ट को बनाएंगे तो बाई लेना लेकर के क्या लेंगे, एट। तो आई वाज सरप्राइज एट देम, इस तरीके से हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आई वाज सरप्राइज एट देम। इस तरीके से इनका अपन यूज करेंगे, इसमें भी कोई दिक्कत अपन को नहीं आनी चाहिए। तो ये कुछ कई सारी वर्ब हैं, केवल मैंने यहाँ पर आपको फिलहाल के क्लियरिफिकेशन के लिए चीज बताई है। इन वर्ब्स को जब अपन टॉपिक तब लगभग समाप्ति की ओर होगा तो खुद फिक्स हैं ये जो वर्ब है, इनके साथ में वो मैं आपको एक जगह लिखा दूंगा ताकि आपको याद करने में बार बार कहीं दिक्कत नहीं आएगी। इनको यहाँ पर लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, अगर लिखना चाहें तो लिख लो, बाकी टॉपिक के अंत में सारी वर्ब को लिखा दूंगा। इनके साथ में ये आता है, विद आता है, एट आता है, ये 3-4 प्रपोजिशन है जो इसके बाद में अपन बाद में बात करेंगे। अब देखिए, अब ये चारों के चारों नियम हमने आपको यहाँ पर क्लियर किए हैं। अब ये जो 4 नियम हमारे यहाँ पर क्लियर हुए हैं, इस अब कई बार क्या होता है अपन देखते हैं कि साहब लिखाते हैं कि साहब नकारात्मक वाक्यों की, नेगेटिव सेंटेंसेस की पैसिव वॉइस इस तरीके से बनाते हैं, बहुत सारे नियम लिखा दिए जाते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस की पैसिव वॉइस जैसे बनाते हैं, इंटरोगेटिव किस तरीके से बनाते हैं, या हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाली जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है उनकी पैसिव ऐसे बनाते हैं, WH से ऐसे बनाते हैं, हु की वाले ऐसे बनाते हैं, बहुत सारे नियम लिखा दिए जाते हैं। अपन को इतने सारे नियमों की रटने की कहीं कोई आवश्यकता नहीं है, हमें केवल ये 4 नियमों पर ही फोकस करना है। केवल पहला नियम ऑब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट, दूसरा नियम अगले वाले टेंस की हेल्पिंग वर्ब, यदि वाक्य किसी कंटिन्यूअस का है तो उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब प्लस बीइंग, और तीसरा नियम में मेथड हमेशा आती है। चौथा नियम बाई लगाकर कर्ता को क्या बनाते हैं, कर्म बनाते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि हमेशा बाई ही आए। जैसे मैंने अभी कुछ वर्ब आपको बताई, कुछ और बताऊंगा, उनको एक जगह चार्ट बना करके अपन लास्ट में लिख देंगे, उनको आप नोट कर लेंगे। तो फिलहाल मैं ये बात कर रहा था कि जो है नेगेटिव हो, इंटरगेटिव हो, हु वाला हो, किस तरीके का वाक्य हो, अपन को 4 नियम पर फोकस करना है। अब जैसे देखिए, अब फिलहाल अपन नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करते हैं।
कई बार कहते हैं साहब नेगेटिव सेंटेंस के नियम अलग बताते हैं, इंटरोगेटिव के अलग बताते हैं। जैसे देखिए जैसे रोहित डज नॉट लाइक हिम, या अपन कहें लाइक हर। अब ये जो सेंटेंस है अभी नेगेटिव है, जहां तक मुझे ध्यान है अभी तक मैंने कोई नेगेटिव नहीं बताया था। ये वाक्य है। अब इसमें कहाँ दिक्कत है? पहला नियम, हमें केवल अपने 4 नियम पर फोकस करना है। हमारा पहला नियम कहता है ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? हर। तो हर का सब्जेक्ट क्या बनेगा? ध्यान देंगे, मैंने शुरू में बताया था कि कौन कौन से सब्जेक्ट है और उनके ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। एक बार ध्यान देंगे, बताया था आई का वी होता है, सॉरी आई का म्यू होता है, वी का आस होता है ऑब्जेक्ट, यू का ऑब्जेक्टिव होता है, ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है, शी का हर होता है, दे का देम होता है, इट का इट होता है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है? हर। तो हर का सब्जेक्ट क्या बन जाएगा? शी। इसके बाद नियम मैंने बताया था अगले वाले टेंस से हेल्पिंग वर्ब लगा दो, या मैंने वो नियम बताया था डू या डज प्लस मेन वर्ब की क्या दे रखी है? फर्स्ट फॉर्म। तो क्या लगा दो? इज, एम, आर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी? सी के हिसाब से इज। अब नॉट के बारे में कोई नियम बताया था? नहीं बताया था। तो नॉट की जगह क्या आ जाएगा? नॉट आ जाएगा। जिसके बारे में कुछ नहीं बताया उसे वहीं छोड़ दो, उससे अपन को छेड़ने की कोई आवश्यकता ही नहीं है भाई। जिससे अपन को कोई वो नहीं है, जिसका तोड़ अपने पास नहीं है, जिसके से लड़ने की पावर अपने पास नहीं है, कोई समाधान कोई मंत्र अपने पास ऐसा नहीं है, तो उसे क्यों छेड़ो? वहां की वहीं छोड़ दो भाई। हमने इसके बारे में कुछ नहीं बताया तो हमें इससे लड़ने की ताकत नहीं है, हमारे पास कोई मंत्र ऐसा है नहीं जो इसको संभाल सके। नहीं तो वहीं छोड़ दो, फिर क्यों छेड़ो उसको? रास्ते में जा रहे हैं, अगर कोई दुबला पतला सा कोई छोटा मोटा सा कोई कुत्ता पड़ा हुआ है तो लात दे करके भी निकल सकते हैं, उसको भगा भी सकते हैं। और कोई भारी भरकम सा और खतरनाक सा लगने वाला अगर पड़ा हुआ है तो उसको वहीं छोड़ देते हैं, क्योंकि उसे लड़ने की पावर नहीं होती। और इस तरीके से इनको यहीं छोड़ो ना, क्योंकि उनसे लड़ने की पावर ही नहीं है हमारे पास, तो कोई नियम बताया ही नहीं। तो पहला नियम ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट। इसके बाद डू या डज प्लस फर्स्ट दे रखी है तो हेल्पिंग क्या लगा दी? इज। नॉट को अपनी जगह छोड़ा, एम बी की थर्ड फॉर्म राइट। चौथा नियम कहता है, अब पहला नियम पूरा, दूसरा नियम पूरा, तीसरा नियम पूरा, चौथा नियम कहता है बाई लगाओ और कर्ता को क्या बना दो? कर्म। मैंने बताया था आपको नाम तो ऑब्जेक्टिव केस भी वही रहता है और सब्जेक्टिव केस भी वही रहता है, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो सी इज नॉट लाइक्ड बाई रोहित, ये नेगेटिव का हो गया साहब। तो नेगेटिव में भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे he has not क्या लिखें? she has not cooked food। तो वही तरीका, अपना पहला नियम क्या कहता है? ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहाँ पे फूड है तो यहाँ क्या लिखेंगे? दूसरा नियम कहता है हैज या है प्लस एम भी थर्ड दे रखी हो, तो यहाँ हैज थर्ड दे रखी है। अब तो यहाँ भी क्या हो जाएगी? हैज बीन। मैंने बताया था आपको कौन सी वर्ब लगेगी? हैज बीन। क्या लगेगी? हैज बीन। अब ये तो आपको पता ही है कि जब दो शब्दों वाली हेल्पिंग वर्ब होती है तो नॉट दोनों की कहाँ आता है? नेगेटिव सेंटेंस में बीच में आता है। तो फूड हैज नॉट बीन, एंड थर्ड लगा दो तीसरा नियम, तो कुक्ड की सेकंड और थर्ड एक सी होती है। तो फूड हैज नॉट बीन कुक्ड। चौथा नियम कहता है बाई लगाओ और कर्ता को क्या बना दो? कर्म। इस तरीके से कहीं कोई दिक्कत नहीं है।
अब इसमें अलग से नियम बताने की क्या आवश्यकता है, वही नियम लागू हो रहे। तो इन उदाहरणों को आप अपनी कॉपी में उतारेंगे और एक्सरसाइज करेंगे, आगे देखेंगे। अब कई बार कहते हैं साहब इंटरोगेटिव सेंटेंस जो है तो प्रश्नवाचक वाक्यों के नियम अलग बता दिए जाते हैं। सब प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के, प्रश्नवाचक वाक्यों की पैसिव वॉइस बनाने के नियम लिखो साहब, उनकी कहीं आवश्यकता नहीं। अब देखो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के उदाहरण बताता हूं मैं आपको। जैसे डू यू लाइक हर। अब ये वाक्य मान लीजिए, अब इस वाक्य में अपन देखेंगे कि पहला नियम हमारा क्या कहता है, वही ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट, हमें इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है कि वाक्य प्रश्नवाचक है कि नकारात्मक है, किस तरीके का है। हमारा पहला नियम कहता है ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट। यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, हर। हर का सब्जेक्ट क्या होगा, शी। अब सोचने वाली बात यह है कि भाई इसको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट ही तो बनाया है, और जब सब्जेक्ट बनाया है तो ये सब्जेक्ट के स्थान पर ही तो आएगा। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या दे रखा है, यू, तो इसके स्थान पे क्या जाएगा, शी। इसके बाद दूसरा नियम हमारा कहता है यदि डू या डज प्लस एम बी फर्स्ट दे रखी हो तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, इज, एम या आर। अब तो सी के साथ इज आएगी, तो ये हेल्पिंग वर्ब की जगह पे हेल्पिंग वर्ब भी तो आएगी, यहाँ इज लिख दो भाई। जो चीज जिस अपनी जगह पे तो आएगी, यहाँ सब्जेक्ट के स्थान पे लिखा, यहाँ हेल्पिंग वर्ब के स्थान पे लिखा। फिर तीसरा नियम कहता है एमबी की क्या लगा दो, थर्ड, तो लाइक की जगह पे लाइक आ जाएगी। चौथा नियम कहता है बाय लगाओ और कर्ता को क्या बना दो, कर्ता को क्या बना दो, कर्म बना दो। तो इसको कोई खास आवश्यकता नहीं होती है, बाय यू लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर लिखना चाहें तो कोई बात नहीं, मैंने आपको पहले बता दिया है ट्रेडिशन ग्रामर में यूज होती थी, पर आपको नहीं करनी है, तो इस तरीके से हो जाएगा। अब ये आगे प्रश्नवाचक है, तो प्रश्नवाचक इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या दिक्कत आ रही है इसमें, नियम तो वही लागू हो रहे हैं ना। और देख लीजिए उदाहरण जैसे will you buy a new car next month। तो वही तरीका, पहला नियम हमारा क्या कहता है, ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट, कर्म को क्या बना दो, कर्ता। इसमें कर्म क्या है, ए न्यू कार। ए न्यू कार को क्या बनाएंगे, कर्ता, लेकिन आएगी किसके स्थान पे, कर्ता के स्थान पे। तो यू के स्थान पे क्या आ जाएगी, ए न्यू कार। इसके बाद हमारा नियम कहता है यदि विल या सेल प्लस एम बी फर्स्ट दे रखी हो, तो विल प्लस फर्स्ट दे रखी है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगा दो, विल बी या शैल बी। न्यू कार के हिसाब से क्या आएगी, विल बी। लेकिन जब दो शब्दों वाली हेल्पिंग वर्ब और वाक्य प्रश्नवाचक हो तो सब्जेक्ट दोनों के बीच में आता है, वाक्य यदि नकारात्मक हो तो नॉट दोनों के बीच में आता है, वाक्य यदि प्रश्नवाचक नकारात्मक हो तो सब्जेक्ट और नॉट दोनों बीच में आते हैं। तो विल ए न्यू कार बी। तीसरा नियम कहता है एमबी थर्ड लगा दो, बाई की थर्ड फॉर्म होती है बॉट। अब चौथा नियम कहता है बाय लगाकर कर्ता कर्म बना दो, लेकिन इसको कर्म के रूप में लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। नहीं होती है तो बच क्या गया अपना नेक्स्ट मंथ, इसको यहां लिख दो नेक्स्ट मंथ। बताइए क्या दिक्कत आ रही है। अब इनको अलग से नियम लिखाने की आवश्यकता थोड़ी है कि सब प्रश्नवाचक का नियम ये लिखो, नकारात्मक का ये लिखो और इस तरीके से, इनकी कहीं कोई आवश्यकता नहीं होती है।
तो हमने लिखा विल ए न्यू कार बी बॉट नेक्स्ट मंथ। इस तरीके से हो जाएगा आराम से। क्या दिक्कत आ रही है? और देखिए उदाहरण और बता देते हैं। कई बार कहते हैं साहब WH वर्ड से शुरू होने वाले प्रश्नवाची वाक्यों को कैसे बनाएंगे? Why are you beating him? Why are you beating him? ये वाक्य है। अब चाहे कैसा भी है, चाहे हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला प्रश्नवाचक वाक्य है, चाहे WH वर्ड से शुरू होने वाला प्रश्नवाचक वाक्य है, क्या फर्क पड़ने वाला है? नियम ध्यान रखो, 4 नियम। पहला नियम कहता है ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? हिम का सब्जेक्ट क्या होगा? ही। किसके स्थान पे लिखेंगे? सब्जेक्ट के स्थान पे। सब्जेक्ट क्या है? यू। यू के स्थान क्या लिख देंगे? ही। इसके बाद नियम कहता है यदि इज एम आर प्लस एम फर्स्ट में आईएनजी दे रखी हो, तो इज आर के साथ में आईएनजी दे रखी है, तो इस कंडीशन में हम क्या लगाते हैं? हेल्पिंग वर्ब तो इज एम आर ही लगाते हैं। अब देखिए यहाँ पर तो आर आई थी यू के हिसाब से, लेकिन अब सब्जेक्ट क्या बन गया? ही। अब सब्जेक्ट क्या बन गया? ही। तो अब क्या आएगी इज एम आर में से? इज। ही के हिसाब से भाई सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर और आई के साथ एम। तो अब यहाँ सब्जेक्ट ही है तो यहाँ क्या हो जाएगी? इज। इसके बाद 2 नियम पूरे। तीसरा नियम कहता है मेन वर्ब की क्या लगा दो? थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब की जगह मेन वर्ब लगा दो। चौथा नियम कहता है बाय लगाओ, कर्ता को कर्म बना दो। इसको कर्म के रूप में लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। चारों नियम पूरे। बच क्या गया? वाई। इसको अपनी जगह पर उतार दो। क्या दिक्कत आ रही है? सॉरी एज एम आर प्लस एम फर्स्ट में आईएनजी दे रखी हो तो हेल्पिंग वर्ब तो एज एम आर ही आती है। हेल्पिंग वर्ब तो क्या आती है? एज एम आर ही आती है, लेकिन साथ में क्या जोड़ देते हैं? बीइंग। क्या जोड़ देते हैं? बीइंग। ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट तो ही हो ही गया। अब इज बीइंग हो गई अब हेल्पिंग वर्ब, यानी कि अब क्या लगेगी? इज बीइंग, और 2 शब्दों की हेल्पिंग वर्ब हो गई तो कर्ता कहाँ गया? दोनों के बीच में आ गया। दोबारा देखेंगे भाई, हमारा जो पहला नियम कह रहा है वो कह रहा है ऑब्जेक्ट को क्या बना दो? सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? हिम का सब्जेक्ट क्या हुआ? इसके बाद हमारा नियम कहता है क्या लगाओ? यदि इज एम आर प्लस एम फर्स्ट में आईएनजी दे रखी हो, दूसरे नंबर का नियम है तीसरे वाले में, तो हेल्पिंग वर्ब तो इज एम आर ही आती है, लेकिन साथ में क्या जोड़ देते हैं? बीइंग। तो ही के साथ में यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? इज। और यहाँ जोड़ दो क्या? बीइंग। फिर वही मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, बीट की थर्ड हो जाएगी बीटन। अब तीसरा नियम ये हो गया। पहला नियम ये, दूसरा ये, तीसरा ये। चौथा नियम कहता है बाय लगाओ, और बाय लगाकर कर्ता को क्या बनाओ? कर्म। अब यहाँ पर यू जो सब्जेक्ट है इसको पैसिव वॉइस में कर्म के रूप में लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो चारों नियम पूरे। अब बच क्या गया इसमें से? वाई बच गया। वाई को अपने स्थान पर उतार दो, क्वेश्चन मार्क को अपने स्थान पर उतार दो। ये लो साहब, इस तरीके से हो गया। बताइए क्या दिक्कत है? तो इस तरीके से कहीं कोई इनसे डरने की आवश्यकता नहीं होती। अलग अलग इनके नियम लिखाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ये जो नियम है वो 4 ही नियम यहाँ पर जरूरत इनकी होती है, और चारों के अलावा इनकी कोई खास आवश्यकता आने की नहीं होती है। अब इनको अलग से नियम लिखाएं कि सब इंटरोगेटिव हो तो इस तरीके से करो, ये हो तो नेगेटिव हो तो इस तरीके से करो, तो इनको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अब अगले जो चैनल में अगले क्लास में अपन इसके बारे में जो हु से बनने वाले हैं या हुम से बनने वाले जो वाक्य हैं उन पर अपन फोकस करेंगे। धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। धन्यवाद।